हेलो फर्स्ट ईयर। मैं डॉक्टर अंजू बाला, विषय अर्थशास्त्र। मैं आज आपको नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, समाजवाद व साम्यवाद, यानी सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। पूंजीवाद के दोषों के कारण विकल्प के रूप में समाज व साम्यवाद का प्रचार प्रसार हुआ। समाजवाद के विभिन्न रूप हमारे सामने आए। मुख्य रूप से दो थे। प्रथम लोकतांत्रिक समाजवाद यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, दूसरा साम्यवाद यानी कम्युनिज्म। समाजवाद शांतिपूर्ण तरीके से स्थापित किया जाता है और इसमें कुछ सीमा तक मूल्य प्रणाली कायम रखी जाती है, जबकि साम्यवाद की स्थापना के लिए क्रांतिकारी तरीकों का उपयोग किया जाता है एवं इसमें मूल्य प्रणाली पर आश्रित न होकर केंद्रीय आर्थिक नियोजन को व्यापक रूप से अपनाया जाता है। समाजवाद को साम्यवाद की प्रथम अवस्था कहा जा सकता है। भूतकाल में समाजवाद का प्रयोग ब्रिटेन की लेबर पार्टी व स्वीडन की सरकार ने किया था, लेकिन अब इनका झुकाव भी निजी उद्यम वाली अर्थव्यवस्था की तरफ हो गया और पूंजीवादी देशों की श्रेणी में गिने जाने लगे। साम्यवाद का प्रयोग रूस, चीन, क्यूबा में विशेष तौर से हुआ, लेकिन वर्तमान में रूस समाजवाद से हटकर निजी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहा है। पूर्वी यूरोप के देशों में जैसे हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, बुल्गारिया व रोमानिया में साम्यवादी किस्म की अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लोकतंत्र बाजार प्रणाली के अपनाने से, जन आंदोलन होने से वहाँ गैर साम्यवादी सरकार सत्तारूढ़ हुई। अभी भी यह प्रक्रिया जारी है। चीन में भी 1979 से लगातार उदारीकरण की दिशा में परिवर्तन हो रहे हैं। इससे प्रतीत होता है विश्व के विभिन्न देश समाजवाद से विमुख होकर दूर होते जा रहे हैं। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी मूलतः पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहला सकती है। यहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों का विकास का समान अवसर दिया जाता है। अर्थव्यवस्था में मूल्य प्रणाली का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जुलाई 1991 के रुपए में लगभग 20% अवमूल्यन विदेशी बाजार नीति व औद्योगिक नीति को उदार बनाने के बहुराष्ट्रीय कंपनियों में 51% इक्विटी स्वचालित रूप से शेयर देने व एकाधिकारी अधिनियम के तहत कंपनियों की परिसंपत्ति सीमा को समाप्त करने व लाइसेंस प्रणाली को सरल बनाने के उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत कुछ बाजार अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख हुई है। समाजवाद की परिभाषा लॉक्स व विटनी के अनुसार समाजवाद की प्रचलित परिभाषा में वह आंदोलन आता है जो बड़े पैमाने के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले समस्त पूंजीगत माल के स्वामित्व व प्रबंध को व्यक्तियों की बजाय संपूर्ण समाज के हाथों में सौंपने का लक्ष्य रखता है, ताकि राष्ट्रीय आय के वृद्धि करके उसे अधिक समान रूप से बांटा जा सके। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा करने में व्यक्तिगत आर्थिक प्रेरणा अथवा व्यवसाय तथा उपभोक्ता के चुनाव की स्वतंत्रता नष्ट न हो जाए। समाजवाद की उपयुक्त परिभाषा में निम्न बातों पर बल दिया गया है। पहला, इसमें बड़े पैमाने पर काम में ली जाने वाली समस्त पूंजीगत वस्तुएं समाज के स्वामित्व में होती हैं, जैसे फैक्ट्रियां, मशीनरी, खेत, खाने इत्यादि। दूसरा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जाती है और इसका अधिकतम समान बंटवारा करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा, इस व्यवस्था में
व्यक्ति की काम करने की प्रेरणा, व्यवसाय के चुनाव करने की स्वतंत्रता व उपभोक्ता की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। इसलिए समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार व आमदनी का अधिक समान वितरण दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं। सच पूछा जाए तो समाजवाद का मुख्य तत्व समानता माना जा सकता है। सैमुअल्सन व नोरडहाउस ने समाजवादी विचारधारा में निम्न बातों व घटकों पर ध्यान आकर्षित किया है। पहला, उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व। दूसरा, आर्थर लुईस ने बताया कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में प्रबंध व स्वामित्व में अंतर हो जाने से बड़े पैमाने के संबंध में चार रूप सामने आए हैं। पहला, निजी प्रबंध व परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व। दूसरा, निजी परिसंपत्तियों का सामाजिक प्रबंध, सार्वजनिक प्रबंध, यह राष्ट्रीयकरण कहलाता है। तीसरा, निजी प्रबंध व परिसंपत्तियों पर सार्वजनिक स्वामित्व। चौथा, सार्वजनिक प्रबंध व परिसंपत्तियों पर सार्वजनिक स्वामित्व, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। दूसरा, आर्थिक नियोजन। आजकल आर्थिक नियोजन के कुछ ऐसे प्रयोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी होने लगे हैं, लेकिन समाजवाद में तो आर्थिक नियोजन नितांत आवश्यक माना गया है। उत्पादन व्यक्तिगत लाभ की बजाय समाज के हितों की दृष्टि से किया जाता है। विज्ञापन पर व्यय कम किया जाता है और एक केंद्रीय संस्था राष्ट्र के आर्थिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए योजना बनाती है ताकि समस्त समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। आर्थिक नियोजन का यह बाजार प्रणाली से कहा गया संबंध रखा जाए, इस संबंध में विभिन्न समाजवादी देशों की स्थिति एक सी नहीं पाई जाती। यूगोस्लाविया में बाजार प्रणाली को कायम रखा गया है, जबकि रूस में बाजार प्रणाली का कार्य शुरू में लगभग स्थगित किया गया था। तीसरा, आय का पुनर्वितरण। आय व धन पर प्रगतिशील या आरोही कर से कर लगाकर धन को आय की असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाता है और सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सेवाओं व पालने से मरघट तक अनेक प्रकार की कल्याणकारी कार्य करके समाज निर्धन लोगों को विशेष तौर से लाभ पहुंचाती है। चौथा, शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक विकास। समाजवाद की स्थापना शांतिपूर्ण तरीके व धीमी रफ्तार से सरकार के स्वामित्व का विस्तार करके की जाती है। यह प्रमुखतः वोट की क्रांति मानी जाती है और चुनाव प्रणाली में विश्वास रखती है। लोकतांत्रिक समाजवाद में उत्पत्ति के प्रमुख साधनों पर समाज का स्वामित्व, आर्थिक नियोजन, कल्याण राज्य की स्थापना, आय का पुनर्वितरण, कुछ सीमा तक उपभोक्ता को चुनाव की स्वतंत्रता व लोकतंत्र मुख्य तत्व माने गए हैं। इसमें तथा निजी उद्यम वाली अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि प्रथम में राज्य के स्वामित्व में ऐसे उद्योग चलाए जाते हैं जिनके पीछे मुनाफे का उद्देश्य नहीं होता। इस प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी उद्योग उसी रूप में पाए जाते हैं जिस रूप में पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उद्योग पाए जाते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का झुकाव केंद्रीयता की ओर होता है, लेकिन वह तानाशाही की तरफ नहीं होता। उसमें उपभोक्ता की स्वतंत्रता पर कायम रखा जाता है। जॉन एनहाम के शब्दों में यह निजी उद्यम वाली अर्थव्यवस्था के साथ निम्न बातों को समानता रखता है: व्यवसाय के चुनाव की स्वतंत्रता व उपभोक्ता की सार्वभौमिकता,
उत्पादन का मार्गदर्शन करने व उत्पादन के साधनों का आवंटन करने में कीमतों का उपयोग, कुछ सीमा तक आय के वितरण में असमानता एवं उत्पादन में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता में विश्वास। यह साम्यवाद की निम्न बातों में समानता रखता है: अर्थव्यवस्था को अधिक स्पष्ट रूप से समूहवादी स्वरूप, अर्थात सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति का यथेष्ट प्रयास, उत्पादन के भौतिक साधनों पर राज्य का स्वामित्व, आय का समान वितरण और एक केंद्रीय आर्थिक अधिकारी का अस्तित्व जो पूंजी निर्माण की दर तय करता है और जहां बाजार शक्तियां अपना कार्य बंद कर देती हैं, वहां यह आवश्यक मार्गदर्शन करता है। क्या समाजवाद पूंजीवाद का अच्छा से ज़्यादा अच्छा है? अब प्रश्न उठता है कि समाजवाद पूंजीवाद से ज़्यादा अच्छा है या नहीं, क्योंकि एक आर्थिक प्रणाली के चुनाव पर सामाजिक राजनीतिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। समाजवाद का निर्देशक सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुसार काम लेना और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी काम के अनुसार प्रतिफल देना माना गया है। इसके विपरीत साम्यवाद में प्रत्येक व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुसार काम लेना और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के मुताबिक प्रतिफल देना प्रमुख सिद्धांत माना गया है। समाजवाद को पूंजीवाद से निम्न कारणों से अधिक उत्तम बताया गया है। पहला, सामाजिक हितों को अधिक ध्यान। दूसरा, आय की असमानताएं कम होती हैं। तीसरा, मजदूरों की प्रबंध में सक्रिय भागीदारी संभव होती है। चौथा, आर्थिक नियोजन अधिक सफल हो पाता है। पांचवा, समाजवादी देश मुद्रास्फीति, मंदी व बेकारी की अपेक्षाकृत कम मात्रा में शिकार होते हैं। छठा, समाजवाद कल्याण राज्य की स्थापना में ज़्यादा प्रगति दिखा पाता है। साम्यवाद या आदेश अर्थव्यवस्था यानी कम्युनिज्म ऑफ कमांड इकोनॉमी। रूस साम्यवाद का गढ़ माना जाता था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत कुछ चीन व क्यूबा तक सीमित हो गया। साम्यवाद का मूल प्रेरणा कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिबद्ध वैज्ञानिक समाजवाद से मिलती है। मार्क्स ने अर्थव्यवस्था के इतिहास में नए सिद्धांत की रचना की थी। 1848 में मार्क्स व एंजिल्स ने एक साम्यवादी घोषणा पत्र निकाला था। मार्क्स ने साम्यवादी अर्थव्यवस्था का कोई स्पष्ट व संपूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं किया था, हालांकि पूंजीवाद की तीक्ष्ण आलोचना की थी। मार्क्सवादी साम्यवाद। मार्क्स ने हीगल के दर्शन को अपने विचारों का आधार बनाया। हीगल के अनुसार विचारों में संघर्ष से परिवर्तन आता है, प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है और विचारों में संघर्ष से एक नया सहयोग उत्पन्न होता है। इस प्रकार समाज निरंतर बदलते रहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक नए कर का समर्थन करता है तो ये क्रिया हुई, उसका विरोध करता है तो वह प्रतिक्रिया हुई। मान लीजिए इस दोनों प्रक्रिया के संघर्ष से यह तय होता है कि समाज अपना व्यय घटाना चाहिए तो यह सहयोग या नया विचार हुआ, जो कर के ढांचे में कोई संबंध नहीं रखता। मार्क्स ने कहा था कि समाज में संपत्ति के स्वामियों के विचार श्रमिकों के विचारों से नहीं मिलते। इससे समाज में वर्ग संघर्ष उत्पन्न होगा और इससे साम्यवाद नाम की नई अर्थव्यवस्था का जन्म होगा। वर्ग संघर्ष के कारण मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य बताया था। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवादी समाज में मजदूरों को मजदूरी उतनी ही मिलती है जितनी वे उत्पादन करते हैं। अतः उत्पादन का मूल्य व मजदूरी का अंतर मजदूरों को आर्थिक शोषण होता है जो मालिकों को प्राप्त होता है। मिल मालिक अतिरिक्त मूल्य से पूंजी निर्माण करते हैं। मशीनों का उत्तरोत्तर अधिक उपयोग होने से बेकारों की एक रिजर्व सेना बन जाती है और मजदूर वर्ग के कष्ट निरंतर बढ़ते जाते हैं।
बेकारी के बढ़ने से लोगों की कुल मांग कम हो जाती है, जिसमें आवश्यकता से भी अधिक उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और पूंजीवाद आर्थिक मंदी की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। औद्योगिक फर्में एकाधिकार की ओर अग्रसर होती हैं, विदेशी बाजार ढूंढने का प्रयास किया जाता है, पूंजीवादी समाजवाद का उदय होता है। उधर मजदूर वर्ग में असंतोष चरम सीमा पर पहुंच जाता है। क्रांति के जरिए बर्जुआ को हटाकर सत्ता स्थापित कर लेता है। इसमें सर्वहारा वर्ग या मजदूरों की अधिनायक शाही स्थापित हो जाती है। इसके बाद समाजवाद की स्थापना हो जाती है, जिसमें सर्वहारा वर्ग अपनी सत्ता का कुछ अंश कम कर देता है और अंत में साम्यवाद स्थापित हो जाता है। प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार काम करता है, प्रत्येक अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रतिफल लेता है। यह आदर्श साम्यवाद के अंतिम चरण का आदर्श माना गया है। साम्यवाद का अर्थ होम के अनुसार निरंकुश साम्यवाद अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। उत्पादन के उद्देश्य निरंकुश व स्वेच्छाचारी ढंग से निर्धारित होते हैं और एक व्यापक व विस्तृत किस्म की केंद्रीय योजना पाई जाती है। साम्यवाद के लक्षण व विशेषताएं। पहला, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व। दूसरा, साधनों का सार्वजनिक हित में उपयोग। तीसरा, केंद्रीय नियोजन। चौथा, मूल्य प्रणाली के कार्यों पर रोक। पांचवा, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का अंत। छठा, भारी उद्योग व सुरक्षा उद्योगों के विकास पर अधिक बल दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच।